के प्रस्तुत हुआ हूँ उसका शीर्षक है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है लेकिन उसकी आत्मा एकात्मक है। इसको सिद्ध करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी में और विभिन्न स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आते हैं, तो आपको इस लाइन को सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि किसी भी संघात्मक व्यवस्था का स्पेशल फीचर क्या होता है। तो जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है डुअल पॉलिटी, मतलब डबल गवर्नमेंट, दूसरा लिखित संविधान, तीसरा डिवीजन ऑफ पावर, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनिट गवर्नमेंट के बीच में शक्तियों का बंटवारा, और संविधान की सुप्रीमेसी, सर्वोच्चता होनी चाहिए, संविधान कठोर होना चाहिए, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, और एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए। जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। और इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो अंतिम जो फीचर है वो है बाइकैमरलिज्म, मतलब द्विसदनीय व्यवस्था। तो ये सारे फीचर्स हैं संघात्मक ढांचा के, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन एकात्मक जो संविधान है उसके फीचर्स क्या हैं? तो एकात्मक जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है, जिसका कि स्पेशल एग्जाम्पल है इंग्लैंड, और वहाँ पर सिर्फ एक गवर्नमेंट होता है, ओनली वन गवर्नमेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि इंग्लैंड में एक केंद्रीय सरकार है, उसके बाद में कोई स्टेट नहीं है, सीधे काउंटीज है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। दूसरा कि रिटिन संविधान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि ब्रिटेन में संविधान लिखित नहीं है, लेकिन फ्रांस में संविधान लिखित है। डिवीजन ऑफ पावर का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि वहाँ पर डुअल पॉलिटी तो होता नहीं है, केवल एक पॉलिटी होता है, एक सरकार होती है। तो देयर इज ए नो स्कोप फॉर द डिवीजन ऑफ पावर। और इसके अलावा जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे कि फ्रांस में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की सर्वोच्चता है, लेकिन ब्रिटेन में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वहाँ पर पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और इसके अलावा बाइकैमरलिज्म, द्विसदनीय व्यवस्था। तो आप देखेंगे कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स है एंड हाउस ऑफ कॉमन्स है, लेकिन चाइना में एक ही सदन है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात जहाँ तक है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं जो एकात्मक संविधान को फेडरल संविधान से अंतर करते हैं, डिफरेंट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो संविधान है उसमें फेडरल फीचर क्या है और यूनिटरी फीचर क्या है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को बनाया गया है, संविधान में उसको जगह दी गई है। और अब तो 73 में और 74 में संविधान संशोधन के द्वारा जिला स्तर पर जिला पंचायत समिति और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि 11वीं अनुसूची के द्वारा जो 29 सब्जेक्ट हैं वो जिला समिति को अधिकार दे दिया गया, जहां पर को कानून बना सकते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जहां तक सवाल है उसमें 18 सब्जेक्ट को रखा गया है। तो और ये शहरी क्षेत्र के लिए। तो हमारे देश में 3 स्तर पर सरकारें चल रही हैं। दूसरा पॉइंट, हमारे देश का जो संविधान वो लिखित है, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया है। 2 साल 11 महीने
18 दिन के अथक प्रयास के बाद में संविधान बना, और जब संविधान बना था तो उसमें 395 धाराएं और 8 अनुसूची था। अभी वर्तमान स्थिति में कुल 470 धाराएं हैं और 12 अनुसूची है। तीसरा पॉइंट, सप्तम अनुसूची, जैसे कि मैंने पहले बताया था, सप्तम अनुसूची के हिसाब से भारतीय संविधान में केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची का विधान किया गया है। केंद्र सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सूची में राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन यदि एक ही विषय पर जो समवर्ती सूची में है, अगर उन पर कानून और राज्य के असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, तो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून राज्य के द्वारा बनाए गए समवर्ती सूची के अधीन बनाए गए कानून को पर सुपरसीड करेगा। यहां पर केंद्र को ज्यादा अधिकार दिया गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे देश के संविधान के द्वारा विभिन्न जो इकाइयां हैं उनको उनके अधिकार का भी बंटवारा किया गया है। और इसी तरह से जैसे मैंने बताया कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान की जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम नहीं है, सॉवरेन नहीं है। सॉवरेन कौन है? हमारे देश की संविधान। लेकिन ब्रिटेन में पार्लियामेंट जो है वही सुप्रीम है, वही सॉवरेन है। तो एक जो फेडरल जो स्ट्रक्चर की जो विशेषता होती है वो होती है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको हमारे देश का संविधान फुलफिल करता है, पूरा करता है। इसके अलावा जो संघात्मक व्यवस्था की विशेषता होती है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो वहाँ पर अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया होगा वो थोड़ा जटिल होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अमेरिका का संविधान है, जहाँ पर कि कांग्रेस के द्वारा 2/3 बहुमत और फिर 3/4 राज्यों के द्वारा 2/3 बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से ही किसी भी संवैधानिक के उपबंध को संशोधित किया जा सकता है। हमारे देश में भी जो कुछ खास जो धाराएं हैं जो कि संघात्मक ढांचा से जुड़ा हुआ है, राज्य और केंद्र के से मामले से जुड़े हुए, जैसे जीएसटी, तो वहां पर लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा 2/3 बहुमत या स्पेशल मेजोरिटी से पृथक पृथक पास कराना होता है, और फिर आधे राज्य के द्वारा उसका विशेष बहुमत से अनुमोदन कराना होता है, जैसे कि जीएसटी के मामले में हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हमारे कुछ जो महत्वपूर्ण जो धाराएं हैं वहाँ पर रिजिड या जटिल नियम बनाए गए हैं संशोधन के मामले में, लेकिन अधिकांश जो धाराएं हैं उसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पृथक पृथक विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 बहुमत प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के आधार पर संविधान संशोधन किया जा सकता है। हमारे देश में एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की स्थापना की गई है, जो एक संघात्मक व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, और इसके तहत में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी की स्थापना की गई है, एकीकृत न्यायपालिका। अब अमेरिका से थोड़ा सा अलग नियम है, जहां पर कि स्टेट लॉज के बारे में वहाँ की जो स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं वो उस पर जजमेंट करती है, और जो केंद्र के जो लॉज हैं, नियम फेडरल लॉज हैं, उस पर फेडरल कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन हमारे देश के संविधान में एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी की स्थापना किया गया है, जहां पर कि स्टेट लॉज और सेंट्रल लॉज में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को स्टेट लॉज और फेडरल लॉज में समान अधिकार प्राप्त है, उन्हें अपीलीय अधिकार प्राप्त है, और इसके अलावा उन्हें ओरिजिनल जुरिडिक्शन भी प्राप्त है। दोस्तों, द्विसदनीय व्यवस्था फेडरल या संघात्मक व्यवस्था का सबसे बड़ा फीचर है, विशेषता है। और जैसे कि अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव
और सीनेट की व्यवस्था है, उसी तरह से हमारे देश के संविधान में भी लोकसभा और राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा हर 5 साल पर चुने जाते हैं, वो वहाँ पर लोकसभा में बैठते हैं और राज्यसभा वस्तुतः राज्यों का प्रतिनिधि करता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हिंदुस्तान में अमेरिकन सीनेट के जो कंपोजिशन है उसको नकल नहीं किया गया। अमेरिकन सीनेट में हर एक राज्य को 2 मेंबर भेजने की व्यवस्था है। मतलब अमेरिका में 50 राज्य हैं तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है, लेकिन हिंदुस्तान में पॉपुलेशन के आधार पर राज्यसभा में संबंधित राज्य का कोटा निर्धारित किया गया है। जैसे कि यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो वहाँ पर 31 सदस्य को राज्यसभा में भेजने की व्यवस्था की गई है, और दूसरे राज्यों को जैसे एमपी को मात्र 11 सदस्य भेजने की व्यवस्था राज्यसभा में की गई है। तो पॉपुलेशन के आधार पर, आबादी के हिसाब से राज्यों का कोटा राज्यसभा में निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है, एकल नागरिकता। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, माने कोई व्यक्ति वहाँ के राज्य का भी नागरिक होता है और अमेरिका का भी नागरिक होता है। लेकिन हमारे देश में चाहे वो तमिलनाडु का हो, चाहे वो बिहार का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है। आप अगर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, जो कि फेडरल सिस्टम का सबसे बड़ा नमूना है, तो वहाँ पर हम क्या पाते हैं कि अमेरिका के जो केंद्रीय सूची है उसमें मात्र 18 सब्जेक्ट को रखे गए हैं। बाकी सारे जो सब्जेक्ट हैं वो राज्यों के पास दे दिए गए हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो सप्तम सूची में जो विषयों को बंटवारा किया गया है, वहाँ पर केंद्र को सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। मतलब मूल संविधान में 97 आइटम था, अभी बढ़कर के वो 100 से ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम क्या देखते हैं कि सेंटर की तरफ हमारा देश बायस है। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसका यूनियन का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि हमारे देश का निर्माण किसी कॉम्पैक्ट या किसी समझौता के आधार पर नहीं हुआ, जैसे कि अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में 13 कॉलोनी मिलकर के एक देश का निर्माण किया। हमारे देश में ऐसी व्यवस्था नहीं हुई। और दूसरा कि हमारे देश के यूनिट को सिसीड करने का अधिकार यूनियन से नहीं है, मतलब अलग हटने का अधिकार नहीं है। इसीलिए यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, फेडरल वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। दोस्तों, फेडरल फीचर में एक और इम्पॉर्टेंट जो विशेषता होता है कि रेसिडुअल पावर जो है वो राज्यों के पास होता है, लेकिन हमारे देश के संविधान में रेसिडुअल पावर जो अवशेष शक्तियां हैं वो केंद्र के पास निहित है। इसी तरह से संविधान संशोधन के मामले में भी राज्यों की भूमिका लगभग नगण्य है और केवल फेडरल मामले में आधे राज्य की संस्कृति ली जाती है। लेकिन पूरा जो संवैधानिक जो संशोधन हिंदुस्तान में होता है वो हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के द्वारा होता है। लेकिन फेडरल फीचर में यह बात, यदि हम अमेरिका के संविधान को देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी संवैधानिक संशोधन बिना राज्यों के सहमति के और 3/4 बहुमत से, 3/4 राज्यों के सहमति से नहीं हो सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि हमारे यहाँ राज्यों को तोड़ा जा सकता है, उसको मिटा दिया जा सकता है। जैसे कि 1956 में 7वीं अमेंडमेंट के द्वारा जो ग्रुप बी स्टेट था उसको समाप्त कर दिया गया। इसी तरह से अभी आपने देखा कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा था उसको समाप्त करके यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये काम पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। लेकिन अमेरिका में ऐसा काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, अमेरिका के जितने 50 राज्य हैं वो उसको भंग नहीं किया जा सकता है, दे आर इनडिस्ट्रक्टिबल। और जो उनका जो केंद्र सरकार है वो भी इनडिस्ट्रक्टिबल है। लेकिन हिंदुस्तान में केंद्र सरकार, भारत की जो सरकार है, भारत जो स्टेट है
उसको तो किसी भी प्रकार से भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसके यूनिट हैं, जो राज्य सरकारें हैं, उसको तोड़ा जा सकता है, भंग किया जा सकता है, उसको ओमिट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये पॉइंट क्या है, ये यूनिटी फीचर की निशानी है। तो दोस्तों इसी तरह से हमारे देश में के संविधान में नो डिवीजन ऑफ पब्लिक सर्विसेज है। अमेरिका में क्या है कि राज्यों के लिए अलग पब्लिक सर्विसेज है, और केंद्र के लिए अलग पब्लिक सर्विसेज है। लेकिन आप जानते होंगे कि हिंदुस्तान में जो एक IAS ऑफिसर होता है वो MP गवर्नमेंट में भी काम करता है और केंद्र में भी काम करता है। तो इस तरह से ऑल इंडिया सर्विसेज की स्थापना हिंदुस्तान के संविधान के द्वारा धारा 311 के द्वारा की गई है। इसी तरह से हमारे देश में एक इलेक्शन कमीशन का विधान किया गया है जो राज्यों और केंद्र के चुनाव करवाती है। लेकिन अमेरिका में राज्यों के लिए अलग इलेक्शन कमीशन है और केंद्र के लिए अलग इलेक्शन कमीशन है। दोस्तों इसी तरह से जो ऑडिट और अकाउंट्स का काम, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हिंदुस्तान के संविधान के द्वारा जो नियुक्त किया गया है, वो राज्य के ऑडिट को भी देखता है और केंद्र सरकार के ऑडिट को भी देखता है। तो वहाँ भी एक इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ ऑडिट डेवलप किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो ये दर्शाते हैं कि हमारे देश के संविधान में यूनिटरी फीचर या एकात्मक जो विशेषता बहुत ज़्यादा है। दोस्तों इसी तरह से जो इमरजेंसी प्रोविज़न है वो एक संघात्मक व्यवस्था में नहीं होता है, लेकिन अब धारा 352, 356 और 360 के द्वारा अगर देश के ऊपर आक्रमण हो जाए या सैनिक विद्रोह हो जाए या कोई भी स्टेट संविधान के ढंग से ना चले या वित्तीय आपात स्थिति हो जाए, तो ऐसी स्थिति में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और ऐसी स्थिति में जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे देश का, जो ढांचा है, वो यूनिटरी में तब्दील हो जाएगा। मतलब राज्य की जो सत्ता है या राज्य का जो कानून है उसको भी बनाने का काम पार्लियामेंट के पास में हो जाएगा। तो इस तरह से विदेशी आक्रमण का मुकाबला हिंदुस्तान की सरकार या पार्लियामेंट एक यूनिट के रूप में मुकाबला करने की क्षमता रखती है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश के संविधान में बहुत सारे एकात्मक फीचर हैं, और अगर आप संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अनुसार हमारा संविधान इस प्रकार से बनाया गया है कि हर परिस्थिति, हर काल के लिए वो सक्षम है। विपरीत परिस्थिति में वो यूनिटरी बन जाता है और सामान्य परिस्थिति में वो फेडरल स्ट्रक्चर या संघात्मक ढांचा के रूप में काम करता है। तो दोस्तों इस तरह से हम क्या देखते हैं कि भले ही हमारे देश का जो ढांचा है, संविधान का जो ढांचा है, वो फेडरल है, संघात्मक है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो यूनिटरी है, माने एकात्मक है। आपको अगर इससे ज़्यादा आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आप YouTube पर AJIS Academy टाइप करें और उस पर हमारा पहले से अपलोडेड वीडियो नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ब्रिटिश, अमेरिकन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2 आर्टिकल हैं, उसको आप जरूर देखें। उससे आपको भारतीय संविधान के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें। थैंक यू।